हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। इजी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम हर चीज को अपने आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट तो समझना बड़ा आसान होने वाला है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को वन गो में कंप्लीट करते हैं। चलिए बेटा, तो हमारे पास सबसे पहले आता है बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग। पहले समझ तो ले कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट वर्ड का मतलब क्या है। राइट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट वर्ड का जो मतलब होता है वो सिंपल सा है बेटा। इसमें क्या आता है, एग्रीगेट टोटल ऑफ ऑल द पीपल्स, जितने भी लोग हैं हमारे चारों तरफ, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, या और बाकी बचे हुए जितने भी फोर्सेस है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से, हमारी इंडस्ट्री के कंट्रोल से बाहर है, आउटसाइड द पावर ऑफ इंडस्ट्री। बट हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारी इंडस्ट्री से बाहर है, बट जो हमारे प्रोडक्शन पर इफेक्ट डालते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट। और सिंपल करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? बिजनेस का इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर है, बट वो इफेक्ट करता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे जो कंज्यूमर है, ठीक है, उनके जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज हो रही है, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हमारे बिजनेस पे। कि भैया अगर उसके प्रेफरेंसेस हमारे फेवर में आ रही है कि वो हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सेल बढ़ जाएगी। राइट। बट अगर वो हमारे अगेंस्ट चला गया तो क्या होगा? कम हो जाएगी। अगर टैक्स बढ़ गए तो जो हमारा प्राइस है हमारे प्रोडक्ट का वो इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, बट अफेक्ट करते हैं किसको? हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। इन्हीं को बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पर फोर्सेस की बात की थी। ये फोर्सेस कौन से हैं बेटा? इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। ये सारे फोर्सेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, बट दे इफेक्ट आवर बिजनेस। ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस की भी बात की थी हमने यहाँ पे। अब ये इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं बेटा? ये होते हैं हमारे सप्लायर, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर्स। ये सारे के सारे हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा? क्लियर? It includes all those constraints and the forces external to the business, जो बिजनेस के बाहर है, ठीक है, जिसके अंदर बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता है। समझो इस चीज को। ये आपका बिजनेस है, ठीक है, ये ऑपरेट कर रहा है इन्वायरमेंट में। ये क्या हो गया? पूरा का पूरा इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट जो है वो आउटसाइड द बिजनेस है, बट बिजनेस को इन्वायरमेंट के अंदर ही ऑपरेट करना है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है बेटा? द फर्म मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो फर्म को इन फोर्सेस का, फोर्सेस कौन कौन से? इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, साथ में जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे, कंज्यूमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, इन सबका ध्यान रखना पड़ता है, इन सबसे अवेयर होना पड़ता है, जिससे, ठीक है, वो क्या कर सके? इनसे डील कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सके। ठीक है। द फर्म मस्ट बी नेक्ट कीपिंग इन माइंड these forces and institutions so that the organization objective are achieved। तो आप अगर चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, तो यू नीड टू टैकल विद दीज फोर्सेस वेरी इफिशिएंटली। सिंपल सी बात है, बहुत तरीके से आपको इनसे डील करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बिजनेस चलना पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आता है बेटा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन कौन से फीचर्स हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट के? पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। वो सारे फोर्सेस जो बिजनेस से बाहर है, वो सब कंसिडर किए जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस। फोर्सेस देख लिया हमने, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, एंड फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म। ठीक है। चलिए अगला, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। ये फोर्सेस ना दो तरह के होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। जनरल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो सबको इफेक्ट करते हैं। ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है,
उन सबको इफेक्ट करते हैं, पर स्पेसिफिक वो होते हैं जो केवल आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही इफेक्ट करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर, ठीक है, हु इन्फ्लुएंस द बिजनेस फर्म डायरेक्टली, ठीक है, ये आपके बिजनेस फर्म को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लियर। while general forces include social, political, economical, legal and technological condition which affect a business firm indirectly। ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। मैंने सिंपली आपको समझा ही दिया है। स्पेसिफिक मतलब जो केवल आपकी फर्म को स्पेसिफिकली इफेक्ट करते हैं, और जनरल जो है वो सबको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है इंटर रिलेटेडनेस। क्या होता है इंटर रिलेटेडनेस का मतलब कि भैया ये जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है एक दूसरे से। All the forces factor of a business environment are closely interrelated, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ध्यान दो कैसे, एग्जांपल समझो। Increased awareness of healthcare has raised the demand for organic food and roasted snacks। देखो क्या हुआ, अवेयरनेस बढ़ी किसके बारे में, हेल्थ केयर के बारे में। लोगों के हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर किया गया। जैसे अवेयर किया गया तो क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक फूड से, ऑर्गेनिक फूड कौन से, जिसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है, उनकी डिमांड बढ़ गई। और साथ में रोस्टेड स्नैक जिसमें ऑयल वगैरह कम इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। तो देखो हेल्थ केयर और दोनों तीनों इंडस्ट्रीज जो है एक दूसरे से क्या जुड़ी हुई है, हाँ या नहीं। तो इंटर रिलेटेड होते हैं सारे के सारे बाहर के इन्वायरमेंट्स, ठीक है। अगला आया हमारे पास डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बेटा वो बहुत डायनेमिक है, ठीक है, जो चेंज होता रहता है, कीप ऑन चेंजिंग। क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होगी एनवायरनमेंट चेंज होगा, कंज्यूमर का फैशन और टेस्ट चेंज होगा, एनवायरनमेंट चेंज होगा, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपनी नजर रखनी होती है किस पे, बिजनेस एनवायरनमेंट पे, क्योंकि वो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर सकते हो, अदरवाइज ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। अगला अनसर्टेनिटी। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, ठीक है, कुछ भी सर्टेन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे ना प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, प्रिडिक्ट मतलब अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि आने वाले टाइम में होने क्या वाला है, क्या चेंज आने वाला है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। उसको एक्यूरेटली, हल्का फुल्का तो आप कर सकते हो, बट एक्यूरेटली उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो सब आपको आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं कि भैया बिजनेस जो है वो हमारा अनसर्टेन है, क्योंकि हम लोग ठीक तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चेंजेस आएंगे और उसको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पार्ट्स में तो समझ लोगे, ठीक है ना, हर एक पार्ट को अलग अलग तो समझ लोगे, पर सारे के सारे क्या है, इंटर रिलेटेड है। जब आप पूरे के पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को एज अ होल समझने की कोशिश करोगे, टुगेदर उनको सबको समझने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, बड़ा परेशान हो जाओगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स विच इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। देखो वही पॉइंट आ गया कि भैया इसको पार्ट्स में समझना, छोटा छोटा हर एक पार्ट को अलग समझना तो आसान है बिजनेस एनवायरनमेंट को, ठीक है, बट उसको टोटलिटी में समझना बहुत मुश्किल है। जब आप टोटली उसको समझोगे तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अगला रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो तो रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट का क्या मतलब है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो डिफर होता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बेटा कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट है ना वो हर एक कंट्री पे अलग पड़ता है। इवन बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट होता है वो रीजन टू रीजन भी अलग होता है, ठीक है। एक रीजन पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे रीजन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इवन और इसको कंसाइज करते हैं तो फर्म टू फर्म भी उसका इफेक्ट अलग होता है, एक फर्म पे वो इफेक्ट कर रहा है, दूसरे फर्म पे वो इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी बाय जूस मेकिंग कंपनीज, ठीक है, क्या हुआ, ये एक एग्जांपल ले लो, शिफ्ट हुआ, कस्टमर का जो प्रेफरेंस था वो सॉफ्ट ड्रिंक से शिफ्ट हो गया किस पे, जूस से, तो इट विल बिकम अ अपॉर्चुनिटी फॉर जूस मेकिंग कंपनी। तो ये क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी बन गई किसके लिए, जूस मेकिंग कंपनी के लिए, कि भैया जो कस्टमर है अब वो जूस को प्रेफरेंस दे रहा है, अब कस्टमर हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है तो वो सॉफ्ट ड्रिंक को प्रेफर नहीं कर रहा, तो क्या हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक की जो इंडस्ट्री है उस पर बैड इंपैक्ट पड़ा, और एक अपॉर्चुनिटी बन गई किसके लिए, जूस वालों के लिए, राइट, जो जूस बेच रहे हैं, सिंपल सी बात है, क्लियर। तो थ्रेट हो गया किसके लिए, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, बट अपॉर्चुनिटी बन गई किसके लिए, हमारे जूस मेकिंग कंपनीज के लिए।
इजी। तो एक के लिए थ्रेट है तो दूसरे के लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी बन गई। इसीलिए कहते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो सब पे अलग अलग होता है, ठीक है। वो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन और फर्म टू फर्म भी अलग है। चलिए अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। भैया ये बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें मदद करता है आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो बंदा बाहर के एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहा है, देखो अभी आपको पता है हम लोग कोरोना से बाहर आए हैं, उस टाइम पे जिन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि भैया कोरोना आने वाला है, सब कुछ बंद होने वाला है, लोगों ने अपना ऑनलाइन सामान बेचना शुरू कर दिया, ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी। जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग उस टाइम पे शुरू कर दी, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया ग्रैब। तो क्या हुआ, फर्स्ट मूवर उनको एडवांटेज मिल गई, तो सबसे पहले थे जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। तो अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में क्या करता है, आपको मदद करता है कौन, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचाना, जिन्होंने आने वाले थ्रेट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज नहीं करा, कोरोना में वो सारे बर्बाद हो गए। बट ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं ना जिन्होंने उसका फायदा उठाया, तो बहुत आगे निकल गए। अरे बस समझ में, तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जिससे आप फर्स्ट मूवर, आपको एडवांटेज मिलता है। इसीलिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाइंग द एडवांटेज, अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग देयर बेनिफिट प्रियोर टू द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर से पहले आपको बेनिफिट मिल गया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गई आपको, सबसे पहले आपने उस चीज का फायदा उठाया, ठीक है बेटा। चलिए अगला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, ठीक है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या खतरा है, ये खतरा आने वाला है, ये परेशानी आ सकती है, ये थ्रेट है मेरे बिजनेस को, तो उसके लिए आप पहले से डील कर लोगे, ठीक है। करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दोस थ्रेट व्हिच मे एडवर्सली अफेक्ट इट्स ऑपरेशन, जो उसके ऑपरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन टू व्हीलर्स व्हेन होंडा एंड अदर कंपनीज एंटर द ऑटो इंडस्ट्री। बजाज ऑटो ने अपने टू व्हीलर्स में बहुत इंप्रूवमेंट कर दी, जैसे ही उसको पता लगा कि भैया होंडा और बाकी कंपनीज जो है वो ऑटो इंडस्ट्री में आ रही है, तो बजाज वाले ने फटाफट अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव कर दी, ठीक है ना, स्टैंडर्ड भी इंप्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता है भाई कॉम्पिटिटर आएगा, वो अच्छा प्रोडक्ट लेके आएगा, उससे क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी। सेल कम हो उससे पहले मैं उनसे अच्छा प्रोडक्ट बना दूं ना। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने इन्वायरमेंट की स्टडी करी, उसे पता था कि भैया ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो क्या करता है, अलग अलग रिसोर्स जो होते हैं उन सबको अवेलेबल कराता है, किसको, आपके फर्म को, अपने बिजनेस को। जैसे कैपिटल हो गई, लेबर हो गई, मशीन हो गई, रॉ मटेरियल हो गई, इन सब के बारे में कैसे पता लगेगा, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट ही तो है बिजनेस का। इन सब के बारे में कैसे पता लगेगा, जब आप उसकी स्टडी करोगे। जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर, यहाँ से मैं कैपिटल ले सकता हूँ सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। लेबर मैं यहाँ से लूंगा, ठीक है, तो मेरे को सही पड़ेगा। मशीनरीज कहाँ से परचेज करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, ये सब आपको बिजनेस इन्वायरमेंट से ही तो मिल रहा है, तो उसकी स्टडी बहुत जरूरी है। इन ऑर्डर टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, कि भैया कहाँ पर ये रिसोर्स अवेलेबल है, और उसे अवेलेबल कराना टाइम पे, इसके लिए वो भी टाइम पे तो अवेलेबल कराना है और सही प्राइस पे, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, किसकी, बिजनेस इन्वायरमेंट की। तभी आप सारे सारे रिसोर्सेज को, कैपिटल, लेबर, मशीनरी, रॉ मटेरियल, इन सबको अपने बिजनेस को अवेलेबल करा पाओगे, ठीक है बेटा। कोपिंग विथ रैपिड चेंज, आपको पता है इन्वायरमेंट बहुत तेजी से चेंज होता रहता है, तो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस स्टडी और स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स इन नोइंग द चेंजिंग विच आर टेकिंग प्लेस एंड दस कैन बी फेस्ड इफेक्टिवली, कि भैया क्या चेंजेस हो रहे हैं हमें पता रहेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अगला, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, जब भी आपको कोई प्लानिंग करनी है या आपको कोई पॉलिसी बनानी है तो उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले अंडरस्टैंड करोगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, उसके हिसाब से ही अपनी पॉलिसी बनाओगे। अदरवाइज कोई भी आप पॉलिसी बना लो वो फेल हो जाएगी, ठीक है, अगर आपने इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं किया, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, आईटीसी होटल्स, ठीक है ना, उन्होंने प्लान किया कि भैया वो नए होटल बनाएंगे इंडिया में। जैसे उन्होंने देखा कि भैया टूरिज्म सेक्टर जो है वो इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, तो इन्होंने अपनी ये पॉलिसी, अपना ये प्लान कब बनाया, जब उन्होंने इन्वायरमेंट को स्टडी किया। इन्वायरमेंट को स्टडी करके उनको क्या पता लगा कि भैया हमारे यहाँ पर इंडिया में टूरिज्म सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे ही आपको पता है टेस्ला, टेस्ला ने इंडिया में आने का प्लान कर लिया है। अब वो कह रहा है कि भैया मैं प्रोडक्शन करूंगा इंडिया में, क्योंकि उसको पता है कि भैया यहाँ पर लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सेल होने वाली है उसकी,
हमारी इंडस्ट्री बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, और ऊपर से हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी है, दोबारा से हम बीजेपी आ गई है, ठीक है ना। तो उसने भी यह बोला है कि मैं बहुत जल्दी यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, किसका, टेस्ला का। उसने इन्वायरमेंट को स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंगली उसने एक्शन लिया। आई बस समझ में, उसने अपनी पॉलिसी बनाई। क्लियर। चलिए, हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। अगर आपने ठीक से एनालाइज कर लिया, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली आप मॉनिटर कर रहे हो किसको, बेटा, बिजनेस इन्वायरमेंट को, तो क्या होगा, उससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अडॉप्ट कर पाएंगे, इन्वायरमेंट से हम रिसोर्स ले पाएंगे, राइट। इन्वायरमेंट से हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे, इन्वायरमेंट की स्टडी से हम आने वाले थ्रेट को पहले ही एनालाइज कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। दैट्स इट। क्लियर बेटा। चलिए, अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। इंडिया में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991 for taking out the country out of economical difficulty and spreading up the development of the country। आपको पता है 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट करी थी और करनी पड़ी थी, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे और हम फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्टी में फंस गए थे। जैसे ही हम आज़ाद हुए तो उस टाइम पे हमने कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी, जैसे इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, कि भैया जो बाहर से हम सामान मंगाते थे अब हम खुद मंगाएंगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि भैया जो हमारे अंदर की, हमारे देश के अंदर की जो इंडस्ट्रीज थी उनको एक सेफ गार्ड मिल गया, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत नुकसान होना शुरू हो गया, वो इंडस्ट्रीज ठीक से वर्क नहीं कर रही थी, हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया। तो इसीलिए हमने 1991 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, ठीक है, उसका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं उसको, वो था हमारे पास एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके क्या क्या फीचर्स थे एक बार ध्यान से देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं। केवल 6 इंडस्ट्रीज को ही लाइसेंसिंग स्कीम के अंदर रखा। 991 से पहले बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस कंपलसरी कर रखा था, ठीक है। बट 991 की पॉलिसी के बाद केवल 6 इंडस्ट्रीज थी जिसको लाइसेंसिंग स्कीम के अंदर रखा, उसके अलावा किसी के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज, मेनली 4 इंडस्ट्री जो थी हमारी, रेलवे, पावर, ठीक है ना। तो 4 इंडस्ट्रीज थी इस तरह की, उन पे केवल पब्लिक सेक्टर का रोल रखा गया, बाकी सबको प्राइवेट लोगों को वर्क करने के लिए छोड़ दी गई, खोल दी गई। पहले क्या था, बहुत सारी इंडस्ट्री, पहले 13 इंडस्ट्रीज थी, फिर 7 की गई, फिर 7 के बाद कितनी कर दी गई, 4 कर दी गई, ठीक है। केवल 4 इंडस्ट्रीज है जिसपे पब्लिक सेक्टर काम करेगा, बाकी सब पे प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, ठीक है। तो पहले रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो सब खत्म कर दी, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी उनको प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया, उनमें प्राइवेट लोगों का शेयर बढ़ा दिया गया, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो थी वो बहुत लिबरलाइज कर दी, और बहुत सारे सेक्टर में तो 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया। 1991 से पहले हम लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे थे, और ले भी रहे थे तो 50% से कम ले रहे थे, ठीक है, जिससे कि उनका राइट ना बन जाए हमारे यहाँ पे, ठीक है। हमें तो बहुत डर था ना कि यार दोबारा से अगर उन लोगों ने हमारे यहाँ पे राइट बना लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, फॉरेन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो लिबरलाइज कर दी, बहुत ईजी कर दी, ठीक है। और जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी वो सब हटा दी हमने। इवन कुछ सेक्टर में तो हमने बाहर से 100% इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दिया, ठीक है। अगला, ऑटोमेटिक परमिशन वर गिवन फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज, ठीक है ना। परमिशंस प्रोवाइड किए जाने लगी कि भैया आपको अगर टेक्नोलॉजी लेनी है कहाँ से, फॉरेन कंपनीज से, तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट्स बन रहे हैं उनकी परमिशन दे दी गई कि भैया आपको परमिशन है, आप आराम से जितना मर्जी टेक्नोलॉजी बाहर से मंगाओ, ठीक है। अगला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB, इसको सेटअप किया गया, to promote and bring foreign investment in India, कि भैया बाहर से लोग हमारे यहाँ पे इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर बोर्ड बना दिया जिसका काम यही था, क्या करना, इम्प्रूव करना, प्रमोट करना बाहर की इन्वेस्टमेंट को, कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। चलिए अगला, वेरियस बेनिफिट्स वर ऑफर्ड टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को,
बहुत सारी छूट दी गई, उनको बिजनेस खोलने के लिए फंड प्रोवाइड किया गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो मेन जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई थी बेटा वो तीन थी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, LPG। ठीक है बेटा, एक एक करके समझते हैं इसको। तो पहले आता है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बेटा, पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट बना देना। अब आपको पता है, आप अपना डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ आसपास के, वहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट, इवन बिस्किट लेने जाओ, तो वहां पे इंडिया के अगर आपको 4 बिस्किट मिलेंगे तो बाहर के भी 5-6 बिस्किट मिलेंगे। आप शैम्पू परचेज करने लगो, इतनी सारी ब्रांड है वहां पर, उसमें से ज्यादातर ब्रांड जो है वो बाहर की है, बाहर वर्क कर रही है, बाहर की कंट्रीज की है। ऐसे इंडिया की भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में बेचे जा रहे हैं। तो क्या हुआ, अब मार्केट का जो लेवल है वो बहुत बढ़ गया। ठीक है, पूरा का पूरा वर्ल्ड ही एक मार्केट बन चुका है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ज्वाइनिंग हैंड विथ अदर कंट्रीज, हाथ मिला लेना बाकी कंट्रीज के साथ, जैसे कि जो व्यापार है वो बहुत इजी हो जाए, इन्वेस्टमेंट जो है वो इजी हो जाए, और जो टेक्नोलॉजी का शेयरिंग है वो भी क्या हो जाए, इजी हो जाए। राइट, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थी वो सब हटा दो, जिससे व्यापार का फ्लो, बिजनेस का जो बिजनेस जो है वो फ्री फ्लो अपने प्रोडक्ट्स और गुड्स को सेल कर सके पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ठीक है बेटा, तो बिफोर 1991 इंडिया हैड स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन इंपोर्ट। 991 से पहले तो हमने इंपोर्ट पे बहुत सारे रूल्स लगा रखे थे, बहुत सारे कोटा लगा रखे, इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इंपोर्ट करना तो इंपोर्ट ड्यूटी 300% है। ठीक है, बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी हमने। ठीक है, बट 991 के बाद हमने सब कुछ सारी रेस्ट्रिक्शन हटा दी, जिससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा और बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गई। क्लियर बेटा, चलिए अगला है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, ग्रांटिंग मोर फ्रीडम टू बिजनेस, बिजनेस को ज्यादा फ्रीडम दे दी हमने। ठीक है, बाय रिमूविंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, जो भी रुकावटें थी, जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी, उन सबको हमने हटा दिया। ठीक है, बिजनेस करने के लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। ठीक है, 19 मतलब आजाद होने के बाद हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई उसमें हमने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी प्राइवेट कंपनीज के लिए। ठीक है ना, वो सारी रेस्ट्रिक्शन हमने हटा दी। दिस इन्वॉल्व अबलाइजिंग लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड, पहले हर सेक्टर के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली बनती जा रही थी। ठीक है ना, अब उन लाइसेंस को हमने हटा दिया, अब प्राइवेट सेक्टर भी उस पर काम कर रहा है, तो क्या हो गया, कितना आसान हो गया बिजनेस करना। ठीक है, अलाउइंग बिजनेस टू डिसाइड देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन। 991 की पॉलिसी से पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कौन कितना प्रोड्यूस करेगा, इसके ऊपर भी हमने एक लिमिट सेट कर रखी थी, रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, अब वो हमने हटा दी, अब जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। एंड सिंप्लीफाइंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है ना वो इतना कॉम्प्लेक्स था, इतना हार्श था, इतने सारे प्रोसीजर्स थे उसके अंदर, जिसकी वजह से लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रीफर ही नहीं करते थे। हमने उनको बिल्कुल सिंपल कर दिया, अब सिंपल कर दिया तो लोग प्रीफर कर रहे हैं, कि लोग जो है मुश्किल काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, आसान काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए सब कुछ आसान हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। टैक्स में हमने रिडक्शन कर दी, टैक्स कम कर दिया, जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बहुत ज़्यादा थी, और जो टैक्स लग रहे थे हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे, वो हमने सब कम कर दिए। ठीक है, जिससे कि फॉरेन कैपिटल को भी हम अट्रैक्ट कर सके, बाहर से लोग हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सके। समझ में आया बेटा, क्लियर हो गया। तो लिबरलाइजेशन में हमने क्या क्या किया भैया, सारी की सारी रेस्ट्रिक्शन हटा दी। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन हटा दी। ठीक है, लाइसेंसिंग की रेस्ट्रिक्शन हटाई हमने, और स्केल ऑपरेशन की भैया कितना प्रोडक्शन करना है इसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को हमने ईजी कर दिया, टैक्स कम कर दिया हमने, और फॉरेन कैपिटल को भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ा ली। ठीक है, अगला आया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भैया गवर्नमेंट का जो रोल है उसे कम करना और प्राइवेट लोगों का रोल को बढ़ाना। ठीक है, रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट्स रोल इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल कम करके, और कम कैसे होगा, जब आप ओनरशिप को ट्रांसफर कर दोगे, कहाँ से, पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ट्रांसफर कर दोगे किसको, प्राइवेट हैंड्स में। पब्लिक से प्राइवेट लोगों को कंट्रोल दे दो, उसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। नाम से पता लग रहा है प्राइवेटाइजेशन, इसमें कंट्रोल प्राइवेट लोगों के हाथ में जा रहा है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, अपनी असेट्स और जो लीज वगैरह है वो प्राइवेट कंपनीज को बेचकर, ठीक है, अपना मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में देके, डिस इन्वेस्टमेंट करके, पब्लिक कंपनीज को प्राइवेट लोगों को बेच के। ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ प्लान डिस इन्वेस्टमेंट टू अचीव दिस गोल। इंडिया ने बहुत सही तरीके से ये पॉलिसी अडॉप्ट करी। ठीक है, धीरे धीरे हम डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी फर्म, देखो यार मेन रीजन एक और था इसका,
क्या हो रहा था कि ना मोनोपोली बन गई थी इसकी, पब्लिक सेक्टर की, और साथ में जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना ये ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो ये हमारे देश के फाइनेंशियल स्टेटस पे एक बर्डन बनती जा रही थी, डेड वेट। अब डेड वेट बन गई तो उसको बोझ को झेलना बेकार है ना, हमने क्या करा, उसको प्राइवेट लोगों को सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्राइवेट लोगों को जब हमने सेल किया तो क्या, वो थोड़े से एनर्जेटिक होते हैं, उन्हें प्रॉफिट कमाने की इच्छा होती है, तो उन्होंने काम ढंग से करना शुरू किया, ठीक है, और दोनों का फायदा हुआ, पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी। क्लियर? चलिए, तो अब आता है हमारे पास डायमेंशन और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के बहुत सारे डायमेंशन है, या उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स है, ठीक है। जैसे पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या आता है बेटा, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, चीजों की कीमतें कितनी बढ़ रही है, इनकम लेवल क्या है वहां पे कंज्यूमर का, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। ये बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं, तो साथ में थ्रेट भी बन के आते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर किसी भी फर्म के फेवर में है तो क्या होगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, ठीक है, बट अगर वो अगेंस्ट में हो गई तो बिजनेस ठप, बिजनेस बंद, सिंपल सी बात है। तो ये सब होते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। अगला आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आसपास की सोसाइटी आपकी किस तरह की है, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है सर्वाइव करने के लिए उस सोसाइटी में, क्योंकि आप वहीं से सब कुछ ले रहे हो और उन्हीं को सर्व कर रहे हो, है ना। तो वहाँ का कल्चर कैसा है जानना बहुत जरूरी है, कितने लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन लेवल क्या है, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को आप डिजाइन कर सकते हो, सेल कर सकते हो, सेल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकते हो, ठीक है। लाइफ स्टाइल कैसा है लोगों का, ठीक है, वैल्यूज क्या है, अगर आपका प्रोडक्ट लोगों के वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपका बिजनेस बंद होना ही होना है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो चेंजेस हेयर अफेक्ट द बिजनेस इन द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ता है इनसे। एग्जाम्पल देखो, इंक्रीजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस लीड टू हायर डिमांड फॉर द हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड लोअर डिमांड फॉर द अनहेल्दी वन, ठीक है। आपका इन्वायरमेंट है जहां पर लोग हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं हेल्थ के लिए, अपने हेल्थ के बहुत ध्यान रख रहे हैं, तो वहां पर आप अनहेल्दी फूड्स मतलब स्ट्रीट फूड वगैरह या फिर जो जंक फूड है उसकी आप शॉप नहीं खोल सकते, खोलोगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है। अब वहां पे क्या खोलोगे, वो चीजें खोलोगे जो लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करे, हेल्दी प्रोडक्ट्स, सिंपल सी बात है। तो इन्वायरमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए, तो अब आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि भैया टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है, उसके हिसाब से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिससे आप कॉम्पिटिटर से अपने आगे रह सको, जिससे आप अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सको और अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सको, ठीक है। तो आपको टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट मतलब जैसे जैसे एडवांसमेंट आती है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्निक में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी एडवांसमेंट आ रही है, उसके हिसाब से आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, आपको भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस नीड टू कीप अप विद द चेंजेस टू स्टे कॉम्पिटिटिव, तो बिजनेस को एडवांसमेंट करनी पड़ेगी अपनी टेक्नोलॉजी में अगर उसको कॉम्पिटिटिव रहना है तो, और अगर उसको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो, ठीक है, आपको नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपका एक कॉम्पिटिटर है जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे उसके प्रोडक्ट में फिनिशिंग अच्छी आ रही है, आप अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में, अब धीरे धीरे आपका शेयर कम होता चला जाएगा, आप नुकसान में चले जाओगे। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी को कोप अप करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देख लो, डिजिटल वॉच आ गई है अब, ठीक है, अगर आप अभी भी पुरानी वॉच ही बना के सेल कर रहे हो तो बिकेगी, वो नहीं बिकेगी, तो आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए, अगला आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा, देखो यार, सिंपल सी बात दिमाग में सेट कर लो, बिजनेस वहीं पर चलता है जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। अगर आपकी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना, तो आप बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते। आपको पता है हमारी कंट्री में पिछले 2014 के बाद से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बिजनेस बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर मस्ट बी सम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू इंक्रीज द बिजनेस इन योर कंट्री, ठीक है। चेंजेस इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द गवर्नमेंट एटीट्यूड इम्पैक्ट द बिजनेस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो बहुत इफेक्ट करता है किस पे, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। मैंने आपको बताया टेस्ला अभी तक नहीं आ रही थी क्योंकि उस डर था कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, बट अब वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करेगी, ठीक है। तो टेस्ला की कार है आपको देखने को मिलने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है, रोड पे। तो स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट बूस्ट द बिजनेस कॉन्फिडेंस, बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भैया यहाँ पे जो क्लाइमेट है बिजनेस का कैसा है, पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा है, बहुत स्टेबल है, ठीक है। जिससे अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर इनस्टेबिलिटी होगी
तो अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाएगी, कुछ पता नहीं है कब गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले ले, उसका क्या एटीट्यूड हो, हमारे आने वाली जो गवर्नमेंट है उसका हमारे बिजनेस के लिए क्या एटीट्यूड हो, कुछ नहीं पता। ठीक है, अब देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आपको पता है बैंगलोर और हैदराबाद को आईटी हब कहा जाता है, कहा जाता है ना। ये सारी की सारी आईटी इंडस्ट्रीज वहीं पे डेवलप हो रही है, क्यों? क्योंकि वहां पर जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है आईटी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत फेवरेबल है। ठीक है, चलिए अगला आता है लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, इट encompasses the law, regulations, and court decision that business must adhere to, compliance in the crucial, such as following rules and advertising alcohol and tobacco products। सिंपल सी बात है, तो आप लीगल इन्वायरमेंट के अंडर रहकर ही बिजनेस करना है। जो लॉ है, जहाँ जिस कंट्री में आप वर्क कर रहे हो वहाँ का जो लॉ है आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप लॉ के अगेंस्ट जाओगे, सिंपल सी बात है, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, आपके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, फाइन्स लग जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो अब आता है बेटा मेजर स्टेप्स इन इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़े थे उसमें कौन कौन से हमने मेजर स्टेप्स लिए थे? पहला, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्लाई कर दी थी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, इंडस्ट्रीज को हमने फ्री कर दिया था टू अ लार्ज एक्सटेंस फ्रॉम लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग से हमने उनको पूरा फ्री कर दिया, और बाकी जो कंट्रोल्स थे उन सबको भी हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, जो हमारे पास कितना प्रोडक्शन करेंगे उनके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, वो सब हमने खत्म कर दी। एफर्ट लगाए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहर से इन्वेस्टमेंट ले सके, मतलब एफडीआई को बढ़ा सके, अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लोग बढ़ा सके। दूसरा, हमने न्यू ट्रेड पॉलिसी लगाई, जिसमें हमने फॉरेन ट्रेड को फ्री कर दिया। जो भी हमारे पास फालतू की हमने अननेसेसरी कंट्रोल्स लगा रखे थे, ठीक है ना, बहुत सारे कंट्रोल्स लगा रखे थे हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उन सबको हमने कम कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने फिस्कल रिफॉर्म करा। फिस्कल रिफॉर्म मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल रिफॉर्म समझने से पहले, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होता है उसकी इनकम से, उसकी जीडीपी से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट। तो इस प्रॉब्लम से हम लोगों ने डील करना शुरू किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, इससे हमने डील करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज बनाई, बहुत सारे रिफॉर्म्स करे। ठीक है, अगला हमने मॉनेटरी रिफॉर्म करे। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये एक तरीके की कंट्रोल पॉलिसी होती है, जिससे जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी को। ठीक है, कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है कौन, हमारा सेंट्रल बैंक। क्यों करता है भाई? जिससे जो जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी है आपकी, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। कि भैया इकोनॉमिक पॉलिसी चाहती है कि मार्केट जो है आपके जो आसपास का इन्वायरमेंट है, जो आपकी कंट्री है, उसमें चीज़ों की जो प्राइस है वो कम हो जाए। तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बहुत काम आती है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाएगा, रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे, जिससे लोगों को लोन कम मिलेगा, लोन कम मिलेगा तो लोगों का पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो चीज़ों की कीमतें कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मॉनेटरी रिफॉर्म जो है वो बहुत काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मॉनेटरी रिफॉर्म हम लोगों ने अप्लाई करे। दूसरा, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। हमने क्या किया, रिफॉर्म किया किसमें, कैपिटल मार्केट में। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे वो कैपिटल मार्केट को डेवलप कर सके। ठीक है, कैपिटल मार्केट समझते हो, जहाँ पे स्टॉक वगैरह, जो हमारे शेयर्स वगैरह, शेयर डिबेंचर्स वगैरह जो हम स्टॉक में डील करते हैं, वो होती है हमारी कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो सेबी जो है, सेबी को एस्टेब्लिश किया गया। सेबी ना एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट पे कंट्रोल करती है। ठीक है, सेबी को बनाया गया जैसे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बनी रहे इस मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, द रेस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन लिफ्टेड। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, वो सब हटा दी गई। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन दे दी गई कि वो म्यूचुअल फंड वगैरह को एस्टेब्लाइज कर सकते हैं। ठीक है, पहले केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही कर सकता था। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म किए गए जिससे कैपिटल मार्केट जो है वो डेवलप हो गई। ठीक है, अगला, डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल को डिसमेंटल कर दिया गया। द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू रिमूव प्राइस कंट्रोल इन मैनी प्रोडक्ट, स्पेशली इन फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील। ठीक है, पेट्रो प्रोडक्ट्स। रेस्ट्रिक्शन जो थी, इंपोर्ट ऑफ दिस थिंग्स हैज आल्सो बीन रिमूव। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भैया, बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे रिमूव कर दी गई प्राइस कंट्रोल जो था इन सब प्रोडक्ट में, फर्टिलाइजर पर, आयरन और स्टील,
पर पेट्रो प्रोडक्ट्स पे जो प्राइस कंट्रोल था पहले गवर्नमेंट का, वो हटा दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। और जो रेस्ट्रिक्शंस थी इन सब चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करने पर, वो भी हटा दी गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल जो था इन चीज़ों से भी हटा लिया, ठीक है। चलिए, तो अब इम्पैक्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। पहला, कंपटीशन बहुत बढ़ गया बेटा, ठीक है। जब आपने लाइसेंसिंग हटा दी, आपने फॉरेन फर्म्स को भी इंडिया में परमिशन दे दी कि आओ यहाँ पे बिजनेस करो, तो उससे क्या हुआ, मार्केट का जो साइज था वो बहुत बढ़ गया और लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत बढ़ गया। हमने 1991 तक बाहर की कंपनीज को परमिशन क्यों नहीं दी थी, इसलिए तो नहीं दी थी कि भैया अगर बाहरी कंपनीज आ गई तो हमारे इंडिया की जो कंपनीज है वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाएगी और खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। बट बाद में इकोनॉमिक पॉलिसी में 1991 में हमने क्या करा, पूरी की पूरी परमिशन दे दी, जिससे कॉम्पिटिशन हमारा बढ़ गया। मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर जो है वो मोर डिमांडिंग हो गया, क्योंकि कस्टमर को अब पता था, कस्टमर अवेयर था कि भैया उसको इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसको मार्केट के बारे में पता है, ठीक है ना। तो नाउ कस्टमर मोर अवेयर एंड देन दे कीप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गई है। भैया कंज्यूमर यहाँ पे भगवान है, जो कंज्यूमर चाहेगा वही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस कीपिंग इन माइंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की डिमांड को ध्यान रखते हुए ही सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसका ये फायदा हुआ कि भैया कंज्यूमर की सॉवरेनिटी क्रिएट हो गई, जो मोनोपोली थी किसकी, गवर्नमेंट की, वो खत्म हो गई, ठीक है। चलिए, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट, जब बाहर से कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे आती है, ठीक है, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लेके आती है, तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज, ठीक है, हैज चेंज एंड इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैक्सिमम प्रोडक्शन इज पॉसिबल एट मिनिमम कॉस्ट। और आपको पता है जैसे ही टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है वैसे ही क्या होता है, आप कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। तो बड़ी बड़ी फर्म्स को तो ये फायदा हुआ, बट जो छोटी फर्म्स थी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में इतना चेंज नहीं कर सकते, उनके पास इतना फंड नहीं है। तो छोटी फर्म्स के लिए तो ये थ्रेट बन गया और बड़ी फर्म्स के लिए अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलिए, तो अगला है नेसेसिटी फॉर चेंज। बेटा नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद, आपको पता है मार्केट फोर्सेस जो हमारी डिमांड सप्लाई है वो बहुत तेजी से चेंज करते हैं। अब इन चेंजेस से कोप अप करना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को ठीक से स्टडी कर रहे हो, ठीक है। और इन चेंजेस के साथ कोप अप करना हो गया नेसेसरी। अगर आपने इन चेंजेस के साथ कोप अप नहीं किया तो आपकी फर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगी, सिंपल सी बात है। चेंज द वेरियस कंपोनेंट ऑफ business environment has made it necessary for the business firm to modify their policies and operation from time to time। यह कंपलसरी हो गया कि आपको अपनी पॉलिसी और ऑपरेशंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तभी आप सस्टेन कर पाओगे, ठीक है। अगला, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। बेटा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहा है, तो आपको अपना ह्यूमन रिसोर्स जो उससे डील करेगा, जो टेक्नोलॉजी को संभालेगा, उसको भी तो डेवलप करना पड़ेगा। अब आपने नई टेक्नोलॉजी तो लिया है और आपके पास काम करने वाले वही पुराने लेबर है जिनको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, तो किस तरीके से उससे कुछ काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए आपको साथ के साथ अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चेंजिंग मार्केट कंडीशन ऑफ टुडे रिक्वायर द पीपल विथ हायर कॉन्फिडेंस, तो आपको ऐसे लोग चाहिए जिनकी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, इनके पास स्किल है, ठीक है, और जो कमिटमेंट करने के लिए तैयार है। जिससे क्या होगा, आपको ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट करना पड़ेगा और आपको का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपकी क्या करेगा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को बढ़ा देगा, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए, मार्केट ओरिएंटेशन। पहले जो सेलिंग कंसेप्ट था ना बेटा वो बहुत फेमस था मार्केट में, बट अब जो है वो मार्केटिंग कंसेप्ट बहुत फेमस है, ठीक है। पहले सेलिंग कंसेप्ट था, ठीक है, अब मार्केटिंग कंसेप्ट है। पहले केवल आप जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसको बेच दोगे मार्केट में, अब आप वो प्रोडक्ट बनाओगे जो मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। टुडे द फर्म प्रोड्यूस दोस गुड्स एंड सर्विस व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। अब जो कस्टमर को चाहिए आप वो बनाओगे। पहले क्या था, केवल जो बना दिया वही बेचना शुरू कर दोगे, ठीक है ना, पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता। आपको मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है, आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना, और आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिससे आप ठीक से मार्केट में वर्क कर सको और सिग्निफिकेंटली वर्क कर सको, ठीक है बेटा। तो पहले जो हमारा सेलिंग कंसेप्ट था, जो बनाया वो बेच दोगे, अब वो नहीं चलता, अब मार्केटिंग कंसेप्ट आपको वो बनाना पड़ेगा जो कस्टमर चाहता है। चलिए अगला, रिडक्शन इन द बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। बजटरी सपोर्ट जो गवर्नमेंट देती थी किसको, पब्लिक सेक्टर को, अब वो कम कर दिया गया है कि भैया अब आपको बजट कम दिया जाएगा, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है उनको भी सर्वाइव करना है और ग्रो करना है,
तो उनके पास जो रिसोर्स है उनको ठीक से इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको बताया था ना 991 से पहले गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था कि भैया आप चलो, आप बढ़ो, आप अपना काम करो। पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, हम आपके साथ है। बट अब ऐसा नहीं है, अगर भाई इतना लिमिटेड रिसोर्स है, काम चलाओ तो ठीक है, नहीं तो आपका डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, बेच बात देंगे आपको, ठीक है, जिससे वो पब्लिक वेट ना बन जाए। चलिए, तो अब आता है हमारे पास बेटा डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब पता है ना, नोटबंदी। सिंपल वर्ड्स में नोटबंदी हुई थी हमारे इंडिया में, याद सबको। तो डीमोनेटाइजेशन क्या होता है बेटा, इट्स ए एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट्स लीगल टेंडर स्टेटस। किसी भी एक करेंसी यूनिट, एक या एक से ज्यादा करेंसी यूनिट का जो लीगल टेंडर है कि भैया ये नोट आज के बाद से चलना बंद हो जाएंगे, ये मार्केट में ये नोट नहीं चलेंगे, इनको आप लीगली एज अ करेंसी कंसीडर नहीं करोगे, उसी को बोलते हैं क्या, डिमोनेटाइजेशन। ये तब किया जाता है जब नेशन की करेंसी जो है वो चेंज की जाती है, ठीक है ना। तो पुरानी करेंसी है उसको हटा के उसकी जगह नई करेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। क्लियर। तो फीचर क्या है बेटा इसका, डिमोनेटाइजेशन के फीचर क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। डिमोनेटाइजेशन है बेटा, उसको रिगार्ड किया जाता है, मतलब माना जाता है कि ये एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप डिमोनेटाइजेशन करते हो तो उस टाइम पे जितने भी लोगों के पास जो कैश होता है उनके पास, ठीक है, वो उन्हें डिक्लेयर करना होता है, क्योंकि वो करेंसी अब जो एक्सचेंज होती है कहाँ होती है, बैंक में। तो बैंक में जमा करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भैया ये पैसा कहाँ से आया, ठीक है, क्लियर। तो जो अनअकाउंटेड कैश था जिसपे उन्होंने टैक्स नहीं भरा था, उस पर अब उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ता है और पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। याद है ना, नोटबंदी के टाइम पे लोगों ने कितना पैसा रोडों पे फेंक दिया था, फेंका था ना, क्यों, क्योंकि उनके पास उसको प्रूव करने के लिए कि वो पैसा आया कहाँ से, उनके पास एविडेंस नहीं थे, ठीक है, तो पेनल्टी लगती है उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो ये टैक्स एविशन कंट्रोल मेजर बन गया गवर्नमेंट के लिए, तरीके से टैक्स को, जो लोग टैक्स चुरा रहे हैं, ठीक है, उनको पकड़ने का तरीका बन गया। तो टैक्स चुरा रहे हैं लोग, उन्हीं के लिए तो हमने नोटबंदी की थी इस बार, ठीक है, कितने लोग पकड़े गए थे, ठीक है ना। तो डिमोनेटाइजेशन आल्सो नोन एज द गवर्नमेंट मेजर टू कर्ब टैक्स इवेशन, ठीक है ना, क्लियर। टैक्स की चोरी को रोकने का बहुत अच्छा मेजर बन गया है। अगला, चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे इंडिया में क्या है ना बेटा, ज्यादातर लोग ना घर पे ही सेविंग करते हैं, जो पैसा जमा करते हैं वो घर पे गुल्लक उल्लक में या फिर कहीं पे रख लेते हैं, राइट, वो मार्केट में सर्कुलेट ही नहीं हो पाती। तो डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, लोगों को अपना पैसा जमा करना पड़ा, कहाँ पे, बैंक में करना पड़ा। तो बैंक के पास क्या आया, पैसा आया, ठीक है, उस पैसे का इस्तेमाल किया गया नई नई स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए और लोगों को लोन देने के लिए सस्ते रेट पे, ठीक है, क्लियर। अगला, क्रिएटिंग अ लेस कैश इकोनॉमी। लोगों ने अपना पैसा जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जिसकी वजह से एक ऐसी इकोनॉमी बनी जो कैशलेस है। आजकल क्या होता है आपको पता है, हर चीज आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो। ये कब बन पाती है, जब आप डिमोनेटाइजेशन करते हो, मतलब लोगों को कहते हो कि भैया अपना पैसा बैंक में रखो, डायरेक्टली वहीं से पे करो, ठीक है, कैश में डील कम करो, क्लियर। डिमोनेटाइजेशन एड इज insisting of people desire to channel more saving through the formal financial, increase the likelihood of a less cash economy. As a result, despite the limitation, बहुत सारी लिमिटेशन भी है, lack of cell phone, POS machine, interconnectivity और डिजिटल ट्रांजेक्शन is to introduce the formal economy। तो भैया बस वही कह रहा है कि बहुत सारी लिमिटेशंस है कि कुछ लोगों के पास फ़ोन नहीं है, ट्रांजेक्शन करने के लिए सही मीन्स नहीं है, उनकी बात अलग है। बाकी जिनके पास है वो अच्छे चैनल का इस्तेमाल करो और मैक्सिमम कैशलेस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ो, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो दैट्स इट इज अवर चैप्टर। आई होप सभी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, अलग से उस टॉपिक पे वीडियो बना दी जाएगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पूरी तरह से इस तरीके से बिल्कुल सिंपली समझाई जाती है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।